वेलकम टू ऑल। जैसा हमने आप लोगों को कल बताया था कि आज हम बात करेंगे श्रम और पूंजी के संबंध पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है। अ, आज संयोग से मई दिवस या 1 मई है, जिसको हम मजदूर दिवस के रूप में जानते हैं या श्रमिक दिवस के रूप में जानते हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंट बन पड़ा है कि हम गांधी के श्रम और पूंजी पर उनका के संबंधों पर उनका क्या विचार था, क्या दृष्टिकोण था, उसको तो हम जानेंगे ही। साथ में ये भी देखेंगे कि दुनिया में श्रम और पूंजी के बारे में जो विचार प्रमुखतया हमारे सामने रखा जाता है, मार्क्सवाद का विचार या साम्यवाद का विचार, उससे हम थोड़ी तुलना भी कर पाएंगे। तो ये जो कोइंसिडेंट बना है वो हमारे लिए कई संदर्भों से फायदेमंद होगा। आज जो हम बात करेंगे वो गांधी जी के संदर्भों में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि गांधी जी श्रम के महत्व को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे प्रतिपादित करते हैं। श्रम क्या है उनके लिए, श्रम का महत्व वो कितना किस तरीके से देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी किस तरीके से पूंजी के महत्व को भी प्रतिपादित करते हैं। उनका मानना यह है कि श्रम और पूंजी दोनों ही महत्व के हैं और उनके बीच जो है आपसी जो संबंध है वो समन्वयकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि गांधी जी वो कौन सा रास्ता सुझाते हैं जिनके माध्यम से श्रम और पूंजी के बीच जो है समन्वयकारी संबंध की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही साथ गांधी जी किस तरीके से श्रम और पूंजी के बीच जो अनिवार्य संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स ने कही है, या वर्ग संघर्ष की जो बात कही है, उसकी एक संक्षिप्त आलोचना भी इसमें जानने की कोशिश इस लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत। गांधी जी ने 13 अक्टूबर 1921 में यंग इंडिया में लिखा था कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि वह अपनी रोटी के लिए श्रम करे, और कहा कि जो बिना श्रम के किए खाते हैं वह चोर हैं। यानी कि गांधी जी ने सबसे पहले बहुत बेसिक स्तर पर यह बता दिया कि श्रम कितना महत्वपूर्ण है, आदमी के जीवन के लिए श्रम कितना महत्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति बिना श्रम किए खाता है वह चोरी करता है, गांधी जी ऐसा मानते हैं। इसके अलावा गांधी जी गीता का संदर्भ देते हैं। वो कहते हैं कि गीता के 3 अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना भोजन करता है वह चोरी का अन्न खाता है। वह गांधी जी बताते हैं कि यज्ञ का जो तात्पर्य है यहाँ पर वो रोटी के लिए किया गया शारीरिक श्रम है। ये गांधी जी ने आध्यात्मिक और दैविक तरीके से श्रम के नियम की महत्ता को प्रतिपादित किया है, लेकिन साथ ही साथ इसकी तार्किक जो सिद्धि है, तार्किक जो परिणति है, उसके बारे में भी गांधी जी बात करते हैं। गांधी जी महज आध्यात्मिक तरीके से या दैवीय नियम की तरह से कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की कि वह काम करे, या गीता में कहा गया है कि यज्ञ करने के बिना अगर आप अन्न खाते हैं तो आप वह अन्न चोरी का अन्न है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही गांधी नहीं रखते हैं। गांधी जी जो है कुछ तार्किक तरीके से भी अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि जो आदमी श्रम नहीं करता है, जो भी आदमी शारीरिक श्रम नहीं करता है, उसे खाने का अधिकार ही क्या है। हम अगर कोई काम नहीं करते हैं, हम चुपचाप हाथ पैर धो के बैठे रहें, तो हमें खाने का क्या अधिकार है। इसके पीछे ना कोई तार्किक कारण है और ना ही कोई नैतिक कारण बच रहता है। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में तमाम लोग अपने शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि से जुड़े रहते हैं। किसान कभी किसी व्यायाम और प्राणायाम में नहीं जुड़ता है। वह अपने शारीरिक सैष्ठव और बल को बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने खेतों में अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग, शारीरिक श्रम का उपयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो
मानव जाति का जो 90% मानव जाति का जो सबसे महत्वपूर्ण पेशा है वो किसानी है, खेती है। इस संदर्भ में गांधी जी शारीरिक श्रम को कृषक समाज के लिए या किसानी की दुनिया में शारीरिक श्रम की महत्ता को भी स्थापित करते हैं। और गांधी कहते हैं कि लोग कम से कम अपने खाने के लायक श्रम करने लगे तो यह दुनिया आज की तुलना में कितनी सुखी और स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण बन सकती है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने जो है श्रम की महत्ता का सामाजिक संदर्भ भी स्थापित किया और जो है उनके कुछ राइटिंग्स को जो है फ्रॉम यरवदा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेशंस नाम से उनके एक राइटिंग उनके लेखों का एक संकलन है, वहां से कोट किया गया कि पूंजी और श्रम के बीच विश्वव्यापी संघर्ष है और गरीब लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। यदि सभी लोग रोटी के लिए श्रम करने लगे तो बड़े और छोटे का भेद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अमीर लोग फिर भी अमीर रहेंगे, लेकिन वे स्वयं को अपनी संपत्ति का केवल न्यासी यानी कि ट्रस्टी मानेंगे और उसे प्रमुखतः जो है लोकहित के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो गांधी जी ने एक सामाजिक आयाम जोड़ा कि अगर जाहिर सी बात है कि अमीर जो है एक सामाजिक दूरी बना करके गरीबों से रहता है, उसकी जो जीवन पद्धति है, जो उसकी जीवन शैली है, वो गरीबों के अंदर ईर्ष्या भाव पैदा करती है। गांधी कहते हैं कि अगर श्रम की महत्ता को स्वीकार करके अमीर लोग भी शारीरिक श्रम से जुड़े तो यह जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो ईर्ष्या की भावना गरीबों में उत्पन्न हो सकती है, उसको समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह गांधी जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवश्यकताओं से अधिक उपभोग करता है, अपनी जरूरत जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा का उपभोग करता है, तो वह वास्तव में अपने पड़ोसी को दरिद्र बनाने का काम करता है। गांधी जी कहते हैं कि इस धरती पर ईश्वर ने जो कुछ भी सृजित किया है वह मानव जीवन में सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त है। यानी कि प्रकृति एक समय में उतना ही सृजित करती है जितना कि पृथ्वी की जनसंख्या के आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सके। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जरूरत से ज्यादा का उपभोग करता है तो वह निश्चित तौर पर अपने पड़ोसी को दरिद्र बना रहा होता है। इसके अलावा गांधी जी ने इसका श्रम का जो एक पहलू है जो अधिकार से जुड़ा हुआ है, अधिकारों का जो हमारा चिंतन है, थॉट्स ऑफ राइट्स है, जो थिंकिंग ऑफ राइट्स है, हमें जो अधिकारों की बात है, उससे भी गांधी जी ने इसको बहुत टैक्टफुली जोड़ के देखा है कि उन्होंने कहा कि चूंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक अनुरूपी कर्तव्य भी जुड़ा होता है तथा अधिकार पर हमले से बचाव के लिए अनुरूपी उपचार भी मौजूद होता है, अतः आरंभिक मौलिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए हमें केवल यह मालूम करने की जरूरत है कि उसके तदनुरूप कार्य और तदनुरूप उपचार क्या है। तदनुरूप कार्य यह है कि मैं अपने शरीर से श्रम करूं और तदनुरूप उपचार यह है कि जो व्यक्ति मुझे मेरे श्रम के फल से वंचित करे उसके साथ असहयोग करूं। यानी गांधी जी ने हमें जो है दैवीय नियम, तार्किक सिद्धि और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी श्रम के महत्ता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारों की जब बात होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या जिस व्यक्ति ने अपने अधिकार की मांग की है क्या उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, और अगर कर्तव्य को पूरा किया है उसके बावजूद भी उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके लिए उपचार भी मौजूद है। गांधी कहते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हम हमारे लिए वाजिब श्रम जो है वो हम करें। उसके बाद अगर हमारे श्रम से जो हमें फल मिल रहा है अगर वह फल हमें नहीं प्राप्त होता है तो उसका जो तदनुरूप उपचार है वो क्या है, असहयोग है।
यानी कि हम उसके प्रति असहयोग करें, ना कि किसी संघर्ष की भावना में की शुरुआत करें, जैसा कि हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। तो गांधी जी ने श्रम की महत्ता को इस तरीके से स्थापित किया और उन्होंने बताया कि श्रम जो है सच्ची सेवा है, और इस सच्ची सेवा को जो है उन्होंने व्यक्ति इस सच्ची सेवा के माध्यम से व्यक्ति न सिर्फ समाज की भलाई करता है, बल्कि वह अपनी भलाई भी करता है। गांधी जी कहते हैं कि श्रम को समाज सेवा तभी माना जा सकता है जब उसके पीछे एक निश्चित प्रयोजन हो, अन्यथा हर मजदूर को समाज सेवा करने वाला माना जा सकता है। जो व्यक्ति सबकी आम भलाई के लिए श्रम करता है वह समाज का सेवक है और उसका ही श्रम धन्य है। इसलिए रोटी के वास्ते किया गया किसी भी प्रकार का श्रम जो है समाज सेवा से भिन्न नहीं है। अपने लिए, अपने रोटी कमाने के लिए, समाज सेवा के लिए किया गया कोई भी श्रम जो है समाज की सेवा से भिन्न नहीं है, वो समाज सेवा का अभिन्न अंग है। समाज के लिए श्रम करने के नियम का पालन करने से समाज की संरचना में मौन क्रांति आएगी, ऐसा गांधी जी मानते हैं। ध्यान दें कि रोटी के लिए श्रम करने के नियम से का पालन अगर करते हैं तो समाज की संरचना में एक मौन क्रांति आएगी। गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि जब हम अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए श्रम करते हैं तो सामाजिक संरचना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होगा, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा यही कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि औद्योगिक समाज में जिस तरह की संरचना बनी हुई है उसमें क्या है कि रोटी के लिए श्रम एक वर्ग करता है और दूसरा वर्ग जो है उसकी लाभ का पूरा जो है मलाई खा लेता है। उसका परिणाम क्या होता है कि एक वर्ग बिल्कुल जो है शारीरिक श्रम से नहीं जुड़ता और एक वर्ग जो है हाड़ तोड़ मेहनत करता है। इससे क्या होता है कि सामाजिक संरचना बिगड़ जाती है और दो वर्गों का निर्माण हो जाता है, एक मजदूर वर्ग और एक जो है पूंजीपति वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। और इसके बीच में टकराव या संघर्ष उत्पन्न होने की संभावनाएं जो है निरंतर बढ़ती जाती हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि अगर सभी लोग अपनी आवश्यकताओं और अपनी जरूरतों के लिए न्यूनतम श्रम करने से जुड़ जाएं तो समाज की जो गैर बराबरी वाली संरचना है, वर्ग आधारित जो संरचना है, उसमें एक मौन क्रांति होगी, उसमें एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। गांधी जी बताते हैं, इसी तरह से गांधी जी बताते हैं कि जो श्रम है उसके अमल का क्षेत्र क्या होना चाहिए, जो श्रम है वो किस जो है क्षेत्र में करना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने वाले, सत्य की आराधना करने वाले और ब्रह्मचर्य को सहज कृत्य मानकर अपनाने वाले के लिए रोटी के वास्ते श्रम एक वरदान है। यानी कि वे लोग जो अहिंसा को मानते हैं, सत्य की आराधना करते हैं, ब्रह्मचर्य को सहज स्वीकार करते हैं, उनके लिए रोटी के लिए श्रम करना जो है एक जो है वरदान है, एक अच्छा कृत्य है। गांधी उस नजर से उसको देखते हैं। रोटी के लिए श्रम का संबंध जो है गांधी जी कृषि से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि वर्तमान में सबके लिए कृषि करना संभव नहीं है, इसीलिए आदमी कृषि के स्थान पर कटाई बुनाई कर सकता है, बढ़ई गिरी कर सकता है, लुहारी कर सकता है। लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं कि कृषि जो है सदैव एक जो है आदर्श माध्यम है, जहां पर हम अपने व्यक्तिगत श्रम को समाज सेवा के लिए अमल में ला सकते हैं। गांधी जी कहते हैं, हरिजन में कहते हैं, 29 जून 1925 को हरिजन नामक पत्रिका जिसका वे संपादक करते हैं में लिखते हैं कि रोटी के लिए श्रम के नियम का जबरन पालन गरीबी, बीमारी और असंतोष को जन्म देता है। यह दास्ता की स्थिति है। इस नियम का स्वेच्छा से
पालन करने पर संतोष और स्वास्थ्य में वृद्धि होनी चाहिए, और स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। ध्यान दें, गांधी जी क्या कहते हैं कि रोटी के लिए श्रम के नियम का जबरन पालन गरीबी, बीमारी और असंतोष को जन्म देता है। जबरन पालन, रोटी के लिए श्रम का जबरन पालन। औद्योगिक सभ्यता में, औद्योगिक जीवन शैली में रोटी के लिए एक मजदूर जो है अपने श्रम का जबरन पालन करता है, वो मजबूर होता है श्रम करने के लिए। यानी कि वह चाह करके कि वो श्रम नहीं करना चाहता है या वो काम नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रम करना उसकी आवश्यकता नहीं, मजबूरी बन जाती है। उसका श्रम जो है पूंजीपति की आवश्यकता है, लेकिन उसका श्रम उस श्रमिक की मजबूरी बन जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि वह गरीबी, बीमारी और असंतोष से ग्रस्त हो जाता है। गांधी जी कहते हैं कि यह स्थिति दास्तां की होती है। यह जो है स्लेवरी का स्टेट ऑफ स्लेवरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्यों? वो दो तरह से स्लेवरी पर, दो तरह से दास्तां का शिकार होता है। एक तो वह अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर है, इसलिए वह जो है पूंजीपति का दास बन जाता है। दूसरा, इससे वह अपने स्वतंत्रता का, जिस स्वतंत्रता को वो महसूस कर सकता था अपने अपने व्यक्तिगत श्रम, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में श्रम का उपयोग करके, या अपने स्वायत्त क्षेत्र में श्रम का उपयोग करके, कृषि के क्षेत्र में अपने श्रम का उपयोग करके जिस स्वतंत्रता को वो महसूस कर सकता था, वह स्वतंत्रता उसे महसूस नहीं होती है, और वह जो है गरीबी के साथ साथ बीमारी के दुष्चक्र में फंस जाता है, और यह स्लेवरी या दास्ता का दूसरा पक्ष हो जाता है। गांधी जी के लिए स्वास्थ्य जो है सच्चा धन है। गांधी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सच्चा धन है। बहुत पैसा, सोने चांदी के टुकड़े कमा लेना ही स्वास्थ्य नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि श्रम की महत्ता सिर्फ यहाँ मजदूरों तक के लिए सीमित नहीं है, श्रम की यह महत्ता जो है स्थापित होती है पूंजीपतियों के लिए भी। पूंजीपति अगर कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप वह बिस्तर तोड़ता है, दूसरों की कमाई पर अपने घर की तिजोरियां भरता है, तो भी वह रोगग्रस्त होता है, उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से गांधी जी पूंजी के इस महत्व को, श्रम के महत्व को श्रमिक के साथ साथ पूंजीपतियों के लिए भी स्थापित करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि रोटी के लिए श्रम का अर्थशास्त्र जो है जीती जागती जीवन पद्धति है। यानी कि जिस अर्थशास्त्र को आज हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थशास्त्र जो बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ता है, या औद्योगिक जीवन का अर्थशास्त्र जो हमें बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, गांधी जी उसको स्वतः और स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं, और वे कहते हैं कि श्रम का जो अर्थशास्त्र है, रोटी के लिए श्रम का अर्थशास्त्र। ध्यान दें कि दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्र श्रम के बिना संभव नहीं है। अगर श्रम नहीं होगा तो पूंजी अपने आप में लाचार महसूस करेगी। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि रोटी के लिए श्रम का जो अर्थशास्त्र है वह जीती जागती जीवन की पद्धति है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर आदमी को अपनी रोटी कपड़े के लिए शारीरिक श्रम करना होगा। अगर वह कताई, बुनाई, कढ़ाई, खेती आदि के लिए तैयार नहीं है तो वह उसे भूखे नंगे रहना होगा। आप देख लें कि गांधी कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पूंजीवादी दौर की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की संभावित चुनौतियों का अंदाजा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को खेती, कताई, बुनाई, कढ़ाई ऐसे काम आने चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो उसे भूखा नंगा रहने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था कब जो है दिवालियेपन का शिकार हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन किया नहीं जा सकता। किसी विद्वान ने कहा है कि अंधविश्वास के बिना ईसाईयत और दिवालियेपन के बिना पूंजीवाद कभी नहीं रह सकता। इस तरीके से गांधी जी जो है पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हैं, और गांधी जी
इसको कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं, वे गीता में कृष्ण के उपदेश को कोट करते हुए कहते हैं कि जहां कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं अहर्निश कर्मरत न रहूं तो मैं मानव जाति के समक्ष एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कृष्ण के इस कथन को गांधी कोट करते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि यदि भगवान बुद्ध से साक्षात्कार करने का मुझे मौका मिले तो मैं उनसे निसंकोच पूछूंगा कि आपने ध्यान के सिद्धांत की अपेक्षा कर्म के सिद्धांत का उपदेश क्यों नहीं दिया। आपने कर्म के सिद्धांतों की उपेक्षा की और आपने जो है ध्यान के सिद्धांत की स्थापना की। मैं आप अगर बुद्ध से मुलाकात हो मेरी, गौतम बुद्ध से मुलाकात हो मेरी, तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा और निसंकोच करूंगा कि आपने जो है ध्यान को तो महत्व दिया, लेकिन आपने कर्म के सिद्धांत की उपेक्षा क्यों की। इस तरह से वे यंग इंडिया में 6 अक्टूबर 1921 में यंग इंडिया में लिखते हैं कि हम श्रम की गरिमा से ही अपरिचित हैं। गांधी जी ने बहुत बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम श्रम की गरिमा से ही अपरिचित हैं। यहाँ जूता बनाने वाला भी अपने कर्म के अलावा कोई और कर्म करना नहीं जानता और बाकी सभी कामों को अपनी गरिमा से नीचे देखता है। गांधी जी के शब्दों में, हम श्रम की गरिमा से ही अपरिचित हैं। यहाँ जूता बनाने वाला इसके अलावा कोई और काम करना ही नहीं चाहता। बाकी सभी काम उसे अपनी गरिमा से नीचे के दिखाई देते हैं और हमें इस भ्रांत धारणा का परित्याग करना होगा। यह बात गांधी यंग इंडिया में 6 अक्टूबर 1921 में लिखते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि हम बहुत सारे काम नहीं जानते हैं। हम जीवन में सिर्फ एक काम जानते हैं जो हम करते हैं, बाकी अन्य कामों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। और सही बात यह है कि हम अपने काम को इतना महत्व देते हैं कि दूसरे अन्य कामों की महत्ता को जो है अस्वीकार कर देते हैं। गांधी जी ने इस धारणा का परित्याग करने का आह्वान किया लोगों से, भारत की जनता से इस बात का आह्वान किया कि आप इस जो है भ्रमित धारणा का परित्याग करें और आप जो है श्रम की गरिमा को स्वीकार करें और अधिक से अधिक श्रम को सीखें, अधिक से अधिक प्रणाली के अधिक से अधिक तरीके से अधिक से अधिक तरीके से श्रम को आप जो है, आप सुन रहे हैं हमें? आवाज आ रही है हमारी? कोई बताएं, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है? यस सर। हाँ, तो गांधी ने कहा कि हमें जो है श्रम के महत्ता को स्वीकार करना चाहिए और इस भ्रांत धारणा से का परित्याग करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करें, सिर्फ एक ही काम जाने। हमें ज्यादा से ज्यादा कामों को सीखना चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है कि वह सभी बेरोजगार स्त्री पुरुषों को, उनकी संख्या चाहे जितनी ही हो, रोटी कमाने के लिए शारीरिक श्रम का अवसर उन्हें प्रदान करे। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को आप उनसे जोड़ के देख सकते हैं कि तमाम सारे अकुशल श्रमिकों को भी जो है श्रम प्रदान कराने और रोटी के लिए श्रम प्रदान कराने का बेहतर मौका उनको जो है प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ गांधी जी शारीरिक श्रम की महत्ता को स्थापित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी बौद्धिक श्रम को एकदम से जो है अस्वीकार कर देते हैं। गांधी जी बौद्धिक श्रम की तुलना करते हैं और लेकिन शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण भी मानते हैं। गांधी कहते हैं कि मैं बौद्धिक श्रम के महत्व को नकार नहीं रहा, लेकिन आप कितना ही बौद्धिक श्रम करें, वह जो है शारीरिक श्रम का स्थान नहीं ले सकता। गांधी जी कहते हैं कि जो है शारीरिक श्रम ही अत्यधिक श्रेष्ठ है, प्रायः होता भी है, पर शारीरिक श्रम का
जो है बौद्धिक श्रम को उन्होंने श्रेष्ठ माना है और कहा है कि बौद्धिक श्रम प्रायः श्रेष्ठ होता है, लेकिन वह शारीरिक श्रम को स्थानापन्न नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि कि बौद्धिक आहार अन्न के दानों से कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर हमारा पेट नहीं भर सकता। हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भर सकता। तो सच्चाई यह है कि धरती की पैदावार के अभाव में कोई भी बौद्धिक कार्य संभव नहीं है। इसीलिए गांधी जी बौद्धिक श्रम के द्वारा अपनी रोटी कमाने को कभी उचित नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको कोई हुनर है, आपके पास ज्ञान है, तो आप शिक्षा दें, आपके पास चिकित्सीय ज्ञान है तो आप लोगों की सेवा करें, लेकिन इसकी एवज में आप अपने लिए रोटी कमाने का प्रयास कभी ना करें। शारीरिक श्रम के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करें, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए आप उपज करें, मेहनत करें, उपजाएं। अगर आप शारीरिक श्रम से जुड़ते हैं, अगर आपके पास कुछ बौद्धिक श्रम है, तो उसका उपयोग आप जो है सामाजिक सेवा में लगाएं, उसका उपयोग आप सामाजिक सेवा के लिए करें। उसके एवज में अगर समाज के लोगों से कुछ मिल जाता है तो वह आपके भाग्य की बात है, लेकिन आप उसके एवज में जो है कुछ भी प्राप्त न करें और अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक श्रम का उपयोग करें। इसी तरह गांधी कहते हैं कि बौद्धिक कार्य महत्वपूर्ण है और जीवन क्रम में निसंदेह इसका स्थान है, लेकिन मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं वह शारीरिक श्रम है। मेरा कहना है कि इस दायित्व से किसी को बरी नहीं किया जाना चाहिए। शारीरिक श्रम से मनुष्य के बौद्धिक कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। निश्चित तौर पर अगर आप शारीरिक श्रम से जुड़ते हैं, आप जो है श्रम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो किसी भी बुद्धिजीवी के लिए उसके बौद्धिक विकास में यह आवश्यक है। कहा भी जाता है बहुत कि बचपन में ही कि अगर आप जितना अच्छा खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इससे न सिर्फ शारीरिक श्रम बल्कि जो है मानसिक श्रम का भी विकास होता है। तो इस तरीके से गांधी जी श्रम की महत्ता को स्थापित करते हैं। शारीरिक श्रम गांधी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ता है और गांधी जी यहाँ पर आकर के श्रम का पूंजी के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कैसे स्थापित करते हैं, अब हम आने वाले थोड़े समयों में इस पर चर्चा करेंगे। यंग इंडिया में 20 अगस्त 1925 को गांधी जी लिखते हैं कि मैंने सदा कहा है कि मेरा आदर्श यह है कि पूंजी और श्रम एक दूसरे के पूरक हों और एक दूसरे की सहायता करें। ध्यान दें, गांधी जी यंग इंडिया में 20 अगस्त 1925 को लिखते हैं कि पूंजी और श्रम एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे की सहायता करें। यानी गांधी जी पूंजी और श्रम के बीच अनिवार्य संघर्ष को अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि इनके बीच जो है समन्वयकारी संबंध होना चाहिए जो एक दूसरे की सहायता करें। गांधी जी कहते हैं कि वे एकता और सामंजस्य की भावना के साथ एक बड़े परिवार की तरह रहें। पूंजीपति चूंकि अपने साथ काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के न्यासी हैं, ट्रस्टी हैं, इसलिए उन्हें श्रमिकों के केवल भौतिक कल्याण पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उनके नैतिक कल्याण को भी सुनिश्चित करना चाहिए। आगे इसी क्रम में गांधी यंग इंडिया में 7 अगस्त 1926 को लिखते हैं कि मैं पूंजी से नहीं घबराता, मेरा संघर्ष पूंजीवाद से है। गांधी न तो पूंजी से लड़ रहे हैं, गांधी न तो पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, गांधी किससे लड़ रहे हैं? पूंजीवाद से। गांधी कहते हैं कि जो है सारी बुराइयों की जो जड़ है वह इस पूंजीवादी दृष्टिकोण में है, पूंजीपतियों में भी नहीं है, पूंजी में भी नहीं है। पूंजी भी खराब चीज नहीं है और पूंजीपति भी खराब नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा दुनिया में गांधी का सामान्य सी धारणा है जिस पर गांधी का अटल विश्वास है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आत्मा में परिवर्तन न लाया जा सके। तो इसीलिए गांधी जी पूंजीपतियों से नहीं घबराते, गांधी जी पूंजी से नहीं घबराते। गांधी कहते हैं कि मेरा संघर्ष किससे है? पूंजीवाद से है। वो कहते हैं कि जो है जातिगत युद्ध कोई और तथा अपेक्षाकृत अधिक संघातिक स्वरूप न ले ले, इसलिए पश्चिमी देश पूंजी
के संकेंद्रण से बचने पर बल देते हैं। पूंजी और श्रम के बीच संघर्ष होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी जी इसके लिए पूंजीपतियों में के हृदय परिवर्तन की बात कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि यदि मुझे पूंजीपति और श्रमिक की मौलिक समानता में विश्वास है, जैसा कि होना भी चाहिए, तो मुझे पूंजीपति के विनाश को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। मुझे उनके हृदय परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको श्रम और पूंजी पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका एक हल्का सा आपको बैकग्राउंड यहां दे देते हैं कि मार्क्सिज्म ये कहता है कि, या कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, उनका जो साम्यवादी विचार है वो ये कहता है कि पूंजीपति लोग, मुट्ठी भर पूंजीपति लोग बहुत बड़ी जनसंख्या वाले श्रमिकों का शोषण करते हैं। और दुनिया के मजदूरों, ये आज के दिन का नारा है। आप अगर आप फेसबुक पर होंगे और तमाम सोशल मीडिया पर होंगे तो संभवतः यह कथन बहुत लोग आज कोट करेंगे, फेसबुक पर उद्धृत करेंगे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये जो आह्वान है मार्क्सवाद का कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, अपने पैरों में पड़ी बेड़ियां हैं और पाने के लिए समूचा संसार है, और एक वर्ग संघर्ष के माध्यम से, एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, रक्तपूर्ण क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों का समूल नाश कर दो, उनको समाप्त कर दो और पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित करो। ऐसा मार्क्सवादी मान्यता है। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपति का विनाश करने से अंततः श्रमिक का विनाश हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता कि उसे सुधारा न जा सके, और इसलिए कोई व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं माना जा सकता कि वह ऐसे व्यक्ति को विनष्ट करने का, उसे ऐसे व्यक्तियों को विनष्ट करने का अधिकार दे दिया जाए जिसे वह पूर्णतः बुरा मानने की गलती कर रहा है। यह बात मार्च 26, 1929 को गांधी जी यंग इंडिया में लिखते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीपतियों का विनाश करने से अंततः श्रमिकों का भी विनाश हो जाएगा। और वो कहते हैं कि दुनिया, उनकी मान्यता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सुधारा न जा सके। वो कोई भी इतना बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसमें सुधार न लाया जा सके। और अगर श्रमिक वर्ग यह मानते हैं कि पूंजीपति लोग गलत हैं, तो श्रमिक वर्ग इतना पूर्ण भी नहीं है कि उसको यह अधिकार दे दिया जाए कि वह किसी व्यक्ति को पूर्णतः विनष्ट। तो गांधी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में इतना पूर्ण नहीं होगा कि उसको जो है यह अधिकार दे दिया जाए कि वह सबका समूल नाश कर दे। तो गांधी कहते हैं कि पूंजी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, उसका गलत उपयोग बुरा है। पूंजी की किसी न किसी रूप में जरूरत हमेशा रहेगी। गांधी पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हैं। अरस्तु भी एक बात कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं है पर वह बहुत कुछ है। तो गांधी कहते हैं कि पूंजी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हरिजन अपने पत्र हरिजन में 28 जुलाई 1940 में ये बात लिखते हैं कि पूंजी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, उसका गलत उपयोग बुरा है। पूंजी की किसी न किसी रूप में हमेशा जरूरत रहेगी। गांधी जी कहते हैं कि फिर सवाल खड़ा होता है कि पूंजीपतियों की आत्मा में उनका जो हृदय परिवर्तन की जो बात गांधी जी कहते हैं, उसे कैसे किया जाए, और उसके बीच जो है श्रम शक्ति जो है या जो श्रमिक वर्ग है उसे कैसे इसका लाभ प्रदान कराया जाए। उसके लिए गांधी कहते हैं कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त एकता होनी चाहिए और श्रमिक जो है प्रबुद्ध होना चाहिए। श्रमिक को जो है वो कहते हैं कि मेरी विनम्र सम्मति है कि यदि श्रमिकों के बीच पर्याप्त एकता हो और उनमें आत्मत्याग की भावना हो तो वे सदा अपनी न्यायोचितता सिद्ध कर सकते हैं। पूंजीपति कितने ही दमनकारी हों, पर मेरा विश्वास है कि जो लोग श्रमिकों से जुड़े हैं और उनके आंदोलन का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं है कि श्रमिक जितने साधन जुटा सकते हैं उतने पूंजीपति कभी नहीं जुटा सकते।
यदि श्रमिक केवल यह समझ सके और अपने मन में बैठा ले कि कि उनके श्रम के बिना पूंजी कुछ नहीं कर सकती, तो वे तत्काल अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे। तो गांधी क्या कहते हैं कि जो श्रमिक है वो थोड़ा प्रबुद्ध हो, पढ़ा लिखा हो, अपने श्रम के कौशल को पहचानने वाला हो और उसके अंदर आत्मत्याग की भावना हो, साथ ही साथ उसमें एकता हो, तो पूंजी श्रम का मनुहार करेगी, उसके सामने गिड़गिड़ाएगी कि आप हमको अपनी सेवाएं प्रदान करो। गांधी कहते हैं कि श्रमिकों के पास जो है एक विकल्प हाँ या ना का सदैव होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब श्रमिकों में प्रबुद्धता और एकता होगी। श्रमिक प्रबुद्ध हो और उसके अंदर यह एकता की भावना हो, तो जब हाँ कहना है तब हाँ कह ले, और जब ना कहना हो उस स्थिति में वह ना कह सके। इस प्रकार जो है अगर वह ना कहने की स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वह ना कहने में स्थिति में है तो ना कह सके, सबके साथ पूरी एकता के साथ ना कह सके, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि श्रम जो है पूंजी से स्वतंत्र हो जाएगा और पूंजी को श्रम का मनुहार करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि प्रायः श्रम ऐसा करने में असफल हो जाता है। क्यों? तो गांधी कहते हैं कि न कहने की जो एकता है, न कह पाने की जो एका है, पूंजी को न कह करके पूंजी को जो नाकाम कर देने के बजाय श्रम पूंजी को हथियार कर स्वयं निकृष्टतम रूप से पूंजीवादी बन जाना चाहता है। यहाँ गांधी जी श्रमिकों की एकता को नेतृत्व प्रदान करने वाले श्रमिक नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं कि वे कहते हैं कि उस ना कह करके पूंजीपतियों को चुनौती देने के बजाय जो श्रमिक नेतृत्व हैं वो पूंजी को हथियाना चाहते हैं और पुनः पूंजीवादी बन जाना चाहते हैं, वह स्वयं पूंजीवादी बन जाना चाहते हैं। तो गांधी जी जो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति है वो सुसंगठित है, पहले से उसकी जड़ें जमी हुई हैं, निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में वह जो है पूंजीपति नेतृत्व को श्रमिक नेतृत्व को जो है उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाता है। तो गांधी कहते हैं कि श्रमिक जैसे ही अपनी गरिमा को पहचान लेगा, पूंजी सही जगह पर आ जाएगी। श्रमिक वर्ग को एक न्यास के रूप में जो है पूंजी जो है श्रमिक वर्ग को एक न्यास के रूप में रखेगी और श्रम के महत्व को अधिक अच्छे तरीके से वह समझ पाएगी। इस तरीके से गांधी जो है कहते हैं कि श्रमिक का जो कौशल है उसकी पूंजी, श्रमिक का कौशल जो है उसकी पूंजी है। जिस प्रकार पूंजीपति श्रमिक के सहयोग के बिना पूंजी का फल प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रमिक भी पूंजीपति के सहयोग के बिना अपने श्रम का फल प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उन दोनों में अनिवार्य रूप से विरोध हो, अनिवार्य रूप से संघर्ष हो, यह गांधी स्वीकार नहीं करते हैं। और गांधी कहते हैं कि दोनों के बीच पूरक संबंध है, और जिस तरह से अपनी आत्मत्याग की भावना के साथ श्रमिक यह स्वीकार करे कि यह मिल जितनी पूंजीपति की है उतनी मेरी है, यह कल कारखाना जितना मालिक का है उतना ही मेरा भी है, ठीक उसी तरह से पूंजीपति भी समझे कि जिस मिल का या जिस कल कारखाने का वह खुद को मालिक समझता है वह मालिक नहीं है, उसका न्यासी है। जितना अधिकार उस मिल पर या उस कल कारखाने पर उस पूंजीपति का है उतना ही उसमें काम करने वाले श्रमिकों का भी है। तो निश्चित तौर पर श्रमिक और पूंजीपति के बीच श्रम को स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी का यह जो दृष्टिकोण है, गांधी जी की जो वैचारिकी है, जो ये गांधी जी जो प्रतिस्थापित करते हैं पूंजी और श्रमिक के बीच संबंध को, यह गांधी जी का कोई बहुत दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई बहुत आभासी दुनिया का दृष्टिकोण नहीं है। गांधी जी यंग इंडिया में 17 मार्च 1929 को लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका
चंपारण या अहमदाबाद में मैंने जिस तरह श्रम को संगठित किया, उसमें पूंजीपतियों के प्रति बैर की भावना बिल्कुल नहीं थी। उनमें से हर एक मामले में प्रतिरोध और जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया, उसमें पूरी कामयाबी मिली। अर्थात गांधी जी जिस विचार को स्थापित करते हैं, उसको उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, चंपारण और अहमदाबाद में उसका जो है बहुत सफलतापूर्वक उपयोग भी किया है। गांधी जी कहते हैं 1 मार्च 1935 में हरिजन में लिखते हैं कि श्रमिक को यह समझना होगा कि श्रम भी पूंजी है। सिर्फ पूंजी ही पूंजी नहीं है, श्रम भी पूंजी है, और प्रबुद्ध श्रम अपनी शर्तें पूंजीपतियों से खुद मनवा सकता है। संगठित श्रम अपनी शर्तें पूंजीपतियों से खुद मनवा सकता है। अगर हम खुद कमजोर हों तो दूसरों से प्रतिरोध लेने का प्रण व्यर्थ है। अगर हम कमजोर हैं और हम ये मान के चलें कि हम मुट्ठी भर श्रमिक पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे, तो यह एक कल्पना मात्र होगी। यह सच्चाई होना इसका संभव कठिन है, खास करके आज के समय में जब राज्य की जो प्रशासनिक ताकत है वो ज्यादा संगठित और मजबूत है। तो गांधी कहते हैं कि सबल हृदय, प्रबुद्ध मन और श्रम के लिए इच्छुक हाथ सभी कठिनाइयों और बाधाओं का मुकाबला कर सकता है। वे यंग इंडिया में जो है 4 अगस्त 1927 को लिखते हैं कि मैं नहीं समझता कि पूंजी और श्रम के बीच टकराव जरूरी है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूंजीपति श्रमिकों पर शासन करना बंद कर दें और मिल मजदूर भी उसी तरह मिल के मालिक हैं जिस तरह शेयर धारक हैं, ऐसा मिल मालिक मानना शुरू कर दें। मिल के स्वामी जितने वे हैं उतने ही मिल के मजदूर भी हैं। उसी दिन दोनों के बीच जो झगड़े की स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी। गांधी जी ने इस बात का एहसास किया है। गांधी जी आम जनमानस के बीच इतने रचे बसे, इतने घुले मिले हैं कि उन्होंने बड़े बेबाकी से लिखा है कि जनता जमींदारों और मुनाफाखोरों को भी अपना दुश्मन नहीं मानती, लेकिन उनमें यह चेतना जागनी है कि इन वर्गों के साथ कभी ज्यादती की है। यह चेतना जगानी है इनमें, जमींदारों में, मुनाफाखोरों में, मिल मालिकों में, कि उन्होंने गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ शोषण किया है, उनके साथ ज्यादती की है। पूंजीपतियों को और उन्हें और पूंजीपतियों को यह सीख देना होगा कि वह जो है उनका शोषण ना करें। साथ ही साथ हमें श्रमिक वर्ग को भी यह सीख देनी होगी कि उन्हें अपना शत्रु न माने। गांधी जी कहते हैं कि जब तक वर्ग शत्रु के रूप में श्रमिक वर्ग पूंजीपति को देखता रहेगा, तब तक वर्ग शत्रु उसका शत्रु नहीं है, बल्कि वह स्वयं के अपने शत्रु हैं। गांधी कहते हैं कि श्रमिक वर्ग यदि शुद्ध हो जाए तो कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा। शुद्ध होने का मतलब कि उसके प्रबुद्ध होने, उसके संगठित होने से है। गांधी आगे ये भी कहते हैं कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि शोषण और शोषण की कामना के रहते हुए भी शोषणकर्ता और शोषित के बीच सहयोग बना रहे। गांधी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, गांधी निर्बल नहीं है, गांधी पूंजीपतियों की दया पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। वे बिल्कुल नहीं कहते कि अगर शोषण बना रहता है और शोषण की कामना बनी रहती है तब भी शोषणकर्ता और शोषित के बीच सहयोग बना रहे। कहते हैं कि मैं तो बस इस बात में विश्वास नहीं करता कि पूंजीपतियों और जमींदारों का स्वभावतया शोषणकर्ता होना आवश्यक है, या कि उनके और जनता के बीच आधारभूत और असमनीय विरोध है। गांधी मानते हैं कि सभी व्यक्ति जो है के अंदर एक हृदय होता है, उस हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है और उसके परिवर्तन करने के प्रयास, उनके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किए बिना ही उनके खिलाफ वर्ग शत्रु होकर के सशक्त संघर्ष की शुरुआत कर देना, गांधी जी अहिंसा की कार्यवाही उसको अहिंसा की कार्यवाही या अहिंसा के आधारित सामाजिक संरचना के खिलाफ मानते हैं। गांधी जी अमृत बाजार पत्रिका में 3 अगस्त 1934 को लिखते हैं कि वर्ग संघर्ष का विचार मुझे पसंद नहीं आता। भारत में यह न केवल अपरिहार्य नहीं है, अपितु अहिंसा का संदेश समझ लेने पर
इससे हम बच सकते हैं। जो लोग वर्ग संघर्ष को अपरिहार्य मानते हैं, वे लोग अहिंसा के निहितार्थ को समझ नहीं पाए, या फिर अहिंसा के बारे में उनका ज्ञान सतही था। इस तरीके से गांधी श्रम और पूंजी के संबंधों के बीच अहिंसक रूप से एक अपरिहार्य संबंध, एक समन्वयकारी संबंध को स्थापित करने का प्रयास अपने चिंतन के माध्यम से करते हैं, जो मार्क्सवादी चिंतन, जिसमें सशस्त्र संघर्ष के द्वारा, सशक्त क्रांति के द्वारा एक वर्ग के समूल नाश कर देने के साथ जो है आर्थिक संबंध, आर्थिक जो है संसाधनों को हथिया लेने की बात कही गई थी, उसका एक जोरदार विकल्प, एक अस्थायी विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाते हैं। और यही गांधी के श्रम और पूंजी के चिंतन के विचार की प्रासंगिकता है। धन्यवाद आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गांधी के श्रम और पूंजी के संबंध पर जो हमने आपको व्याख्यान दिया, ये आपको समझ में आया होगा।